जैसे कि हमने कहा कि लगातार नतीजों का सीजन यहां बना हुआ है। कई कंपनीज अपने चौथी तिमाही के रिजल्ट्स लेकर आई है। इसी कड़ी में मार्च तिमाही में हिंदुस्तान जिंक का मुनाफा 2481 करोड़ रुपए से बढ़कर 2930 करोड़ रुपए पर चला गया है। आय की बात करें, यहां भी वृद्धि दिखी है। 6725 करोड़ से बढ़कर ये 8613 करोड़ रही है। इसी दौरान अगर मार्जिन की बात करें तो कंपनी का जो मार्जिन है वो 56% पर बरकरार है। अब इन्हीं नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ अरुण मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर मिश्रा, सर गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर सबसे पहले नंबर्स पर ही आपका एक चेक लेना चाहेंगे। नंबर्स आपके अच्छे हैं ऑलमोस्ट हर फ्रंट पर, लेकिन जब मार्जिन पे हम नजर डालते तो वहां कोई वृद्धि नहीं दिखी है। सर बताएंगे क्या कारण है? मार्जिन क्योंकि इधर में एक तरफ तो आपको एलएमई बढ़ा है जरूर, एंड उसका फायदा हमको मिला है। जो हमने प्रोटेक्ट कर पाया मार्जिन इसलिए कि आप देख लीजिए उधर इनपुट साइड में कोल में कॉस्ट काफी बढ़ा है। हमारे माइन अंडरग्राउंड डीप होते जा रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट काफी बढ़ रहा है। एंड हमने 100 किलोमीटर डेवलपमेंट पिछला साल क्रॉस किया, एंड आने वाले सालों में करीब 150 किलोमीटर का डेवलपमेंट करना है। तो इनपुट कॉस्ट, कोल का कॉस्ट काफी ज्यादा है। तो इनपुट कॉस्ट हाइक के चलते हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है, लेकिन एलएमई का फायदा हमें जरूर मिला है। इसीलिए जो इसका इनपुट कॉस्ट के बावजूद भी हमारे जो टोटल इस साल का एबिटा है वो करीब 39% बढ़ा है पिछले साल से, और जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो करीब 21% बढ़ा है पिछले साल से, 9630 करोड़ में पहुंचा है। ओके मिस्टर मिश्रा, आपने इनपुट कॉस्ट का, लागत की रकम का जिक्र किया, कैसा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इसका? तो मेटल बनाने में एक सबसे बड़ा कॉस्ट फैक्टर जो है वो है पावर। करीब 70% उसका कॉस्ट जो है डिपेंड करता है पावर कंजम्पशन पर। और पावर हमारे जो 500 मेगावाट के लगभग जनरेशन कैपेसिटी है वो पूरा थर्मल कोल है, और उसमें लगभग हमारा होना चाहिए जो डिजाइन है 70% इम्पोर्टेड कोल, बट क्योंकि हमको डोमेस्टिक कोल पिछला साल बहुत कम मिला है, वो लगभग 85 से 90% कोल जो है इम्पोर्टेड कोल भी चला है। तो कोल का कॉस्ट इसीलिए हमको काफी अफेक्ट करता है, क्योंकि माइनिंग जो है वो तो हमारे डीजल बेस्ड इक्विपमेंट से चलता है, लेकिन मिल्स जो है वो पावर में चलता है। उससे ज्यादा पावर कंजम्पशन, पूरा का पूरा पावर कंजम्पशन जो है मैक्सिमम हमारा स्मेल्टर्स में होता है, और वो हमको इम्पैक्ट करता है। इसको हम लगभग अगर आपको देंगे तो कंपैरिजन, कोई आर्क फर्नेस बेस्ड अगर स्टील प्लांट होगा तो इस पावर कॉस्ट में उसका जो इनपुट प्रेशर आएगा उतना ही हमारे आएगा। खाली हमारे बेनिफिट क्या है कि पूरा दुनिया भर में गैस प्राइस का इंक्रीज और एनर्जी क्राइसिस के चलते काफी सारे स्मेल्टर्स बंद है, और ओवरऑल डिमांड हाई है लेकिन सप्लाई कम है। इसीलिए मेरा मेटल प्राइसेस जो है वो $4000 पार करके लगभग उससे ऊपर ही रहा है बराबर। सर वैलिड पॉइंट है ये। पार जो क्राइसिस है ये सरदर्द रही है, दिक्कत रही है हर सेक्टर के लिए। तो सर मुझे बताइए कि अभी कोयले की अवेलेबिलिटी क्या है, और ये जो इम्पोर्टेड कोल है इसकी कीमतें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, सालाना आधार पर कैसी हैं? सर प्लीज डिटेल बताइए। नो, अवेलेबिलिटी का तो प्रॉब्लम, कोल प्राइसेस तो राइज हुआ है काफी, एंड वो रहेगा भी, आगे भी रहेगा। बट हमको जो इंडिया में जो प्रॉब्लम हो रहा है वो कि इंडिया में ग्रोइंग डिमांड है। हमारा इंडस्ट्री सेक्टर का प्रोडक्शन पोस्ट कोविड पीरियड में बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है, और उसको फीड करने, और अभी समर मंथ्स अप्रोचिंग है। तो इसमें क्या है कि उसको एनर्जी फीड करने के लिए जो हमको थर्मल कोल प्रोडक्शन होना चाहिए जिस रफ्तार से, उस रफ्तार से बढ़ा नहीं। ये भी एक इंडिकेट करता है पॉलिसी डायरेक्शन के ऊपर, क्या जो करंट मेथड ऑफ माइन एलोकेशन एंड डेवलपमेंट, रेगुलेशन, परमिशन, वो इस तेज रफ्तार इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को मैनेज करने के लिए काफी है, या गवर्नमेंट को और भी कुछ सोचना चाहिए, और इजीली कैसे कोल ब्लॉक आवंटित हो एंड कोल ब्लॉक का एक्सपेंशन हो, कितना जल्दी लोग प्रोडक्शन में ले आए। ये अभी सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारे पास कोल का कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट, हमारे जो इंडस्ट्री है वो इंपोर्ट करने में मजबूर हो रहे हैं, और उस इंपोर्ट में काफी सारे फॉरेक्स जो है चला जाता है देश में, जबकि सैकड़ों टन कोयला जमीन के नीचे मौजूद है। अब इसको कैसे निकाला जाए, कैसे इसको और आसान किया जाए, वो देखने वाली। मिश्रा सर, ये तो वैलिड पॉइंट है कि अवेलेबिलिटी की दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको कैसे माइन करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस पर सरकार को विचार करना होगा। सर एक और सवाल, हम आपके सिल्वर वॉल्यूम्स के बारे में जानना चाह रहे थे सर, और प्राइस फोरकास्ट इस साल के लिए। तो सिल्वर में क्या है, कीमतों में बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में सिल्वर का डिमांड काफी फ्लक्चुएटिंग है, उतना कंसिस्टेंट नहीं है, अभी भी डिस्काउंट में बिक रहा है। जो हमका एलबीए में प्राइस है उससे करीब 25 सेंट 26 सेंट
एक ट्रॉय आउंस का जो 30 ग्राम का प्राइस होता है उसमें करीब डिस्काउंट है 25-26 सेंट का, उसी में बिक रहा है। तो अभी भी वो एलबीए में प्राइस पूरा रिकवर नहीं कर पा रहा है। सिल्वर में हमारा क्वार्टर में प्रोडक्शन हुआ था करीब 162 टन, जो कि पिछला साल का सेम क्वार्टर से करीब 20% कम था। इसलिए कम था क्योंकि हमने बहुत ज्यादा जिंक कंसंट्रेट बनाया। इसके चलते हमारा जो पायरो फैसिलिटी है, जहाँ की दो तरह का चल सकता है, या तो हम खाली उसमें लेड बनाए, अगर उसमें खाली हम लेड बनाते हैं तो मेरा ज्यादा सिल्वर निकलता है, या तो हम उसमें जिंक और लेड दोनों बनाए। तो इस बार क्योंकि जिंक कंसंट्रेट ज्यादा था और एलएमई बहुत ज्यादा था जिंक का, तो हमने डिसीजन लिया था जिंक और लेड दोनों बनाने का। उसके चलते हमारा लेड प्रोडक्शन जो है थोड़ा कम हुआ है, करस्पॉन्डिंगली सिल्वर प्रोडक्शन भी कम हुआ है। लेकिन जो माइन से सिल्वर निकला है वो लेड कंसंट्रेट का अंदर में डब्ल्यूआईपी फॉर्म में है, हमारे पास स्टॉक काफी है। इस साल में हम लोग कोशिश करेंगे और ज्यादा लेड प्रोडक्शन करने का और उसके थ्रू और सिल्वर रिकवर करने का। लास्ट ईयर नंबर देने से अगर 647 टन के करीब हमने सिल्वर बनाया है, तो अगला साल हमको लगता है 710 से 720 टन सिल्वर बनना चाहिए, अगर हम लोग इसी तरह चले तो। पॉइंट टेकन मिस्टर मिश्रा सर, थैंक यू सो मच जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए, कंपनी के नतीजे आए उस पर अपने विचार रखने के लिए। तो ये था हिंदुस्तान जिंक का मैनेजमेंट बताते हुए कि किस प्रकार का क्वार्टर रहा है। नंबर्स मोर और लेस अच्छे ही रहे हैं, सिर्फ मार्जिन्स हैं वो यहां पर स्टैग्नेंट हो गए। उसका कारण भी मिश्रा सर ने बताया और आगे का आउटलुक भी दिया।